न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लाखों की ठगी, प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। तनिष्क नर्सिंग कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पालक मंत्री और माननीय पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में कामठी में मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार के साथ। बेलजरोरी पुलिस स्टेशन के मुकुंद कवाड़े वपोनी में प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का वादा करके बड़ी रकम ठग ली, लेकिन न तो एडमिशन मिला और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छानबीन तेज कर दी गई है। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और ऐसे ठगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पोलीस ठाणे बेलदरोडी या ठिकाणी दिनांक 18/6/2025 रोजी एक तक्रार आलेली आहे आर्थिक गुन्हे शाखा येथे। आर्थिक गुन्हे शाखा येथे यापूर्वी 15 दिवस पूर्वी त्याची चौकशी झाली, ज्यामध्ये फिर्यादी मोहन व्यंकटराव खोब्रागडे वय 50 वर्ष, राहणार भारतनगर वडधामना येथील फिर्यादी होते आणि त्यांनी EOWला तक्रार दिलेली होती की त्यांची फसवणूक झालेली आहे आणि फसवणुकीमधील गैरहजरदार हा निखिल विश्वनाथ कांबळे व त्याची पत्नी शीतल निखिल कांबळे असे यांनी केलेली आहे। ज्यामध्ये त्यांनी यामधील जो फिर्यादी आहे फिर्यादीची मुलगी शीतल कांबळे हिची MBBS मध्ये ॲडमिशन करून देतो, लता मंगेशकर चांगल्या नावाजलेल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन करून देतो असे सांगून 18,13,000 रुपये असे फिर्यादीकडून लुबाडणूक केली आणि यामध्ये प्राथमिक आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी सदर अर्जाची चौकशी केली आणि त्यामध्ये निष्पन्नता दिसून आली आणि निखिल विश्वनाथ कांबळे व त्याची पत्नी शीतल निखिल कांबळे या दोघांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशन बेलतरोडी या ठिकाणी अपक्रमांक 327/25 कलम 318(4), 316(2) व 3(5) असा BNS प्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि त्याचा तपास पोलीस स्टेशन बेलतरोडी या ठिकाणी सुरू आहे। कशा पद्धतीने फसवणूक काय सांगितलं होतं तो काही म्हणत होता का की ऍडमिशन कशा पद्धतीने करून देतो, काय सांगितलं होतं? यामध्ये आरोपी याने फिर्यादीची दिशाभूल केली आणि त्यांनी गैरमार्गाने आणि गैरपद्धतीने लुबाडणूक करून आरोपीने फिर्यादीकडून 18,13,000 रुपये असा मोठा अमाऊंट कॅश आणि ऑनलाईनच्या स्वरूपात घेतला आणि ॲडमिशन करून देतो या नावाखाली आरोपीने फसवणूक केली फिर्यादीची।
अब अगली खबर। तनिष्क नर्सिंग कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तनिष्क नर्सिंग कॉलेज नागपुर में 21 जून 2025 को स्वयं और समाज के लिए योग विषय के तहत उत्साह और समर्पण के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और योग के दैनिक जीवन में महत्व को विशेषकर स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए उजागर करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रिंसिपल प्रोफेसर सोफी क्लेब ने किया, जिन्होंने योग के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया। विशेष रूप से नर्सिंग पेशे में तनाव प्रबंधन के लिए योग की भूमिका को रेखांकित किया गया। स्टार्ट करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आई एम माई सेल्फ ऋतु पारदी। आई एम ट्यूटर ऑफ तनिष्क नर्सिंग कॉलेज एंड योगा सबसे पहले तो फिजिकल फिट रखने के लिए हर रोज़ योगा करना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रोज़ मॉर्निंग में योगा करना चाहिए। योगा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरा चीज़ बोले तो इतने सारे लोगों को शुगर है, बीपी का प्रॉब्लम है, योगा करने से ये सारे प्रॉब्लम्स कम होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार से ग्लो बढ़ता है। दूसरा चीज़ पीसीओडी, पीसीओएस ये सब प्रॉब्लम्स कम होते हैं। और डेली 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में रोज़ योगा करना ही चाहिए। लोगों के लिए सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगी, योगा बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप रोज़ योगा करते हैं तो लाइफ में इतने सारे रोज़ के नए नए डिसीज़ कंडीशन होते हैं। कार्डियोवास्कुलर तुम्हारा हार्ट अच्छा रहेगा। अगर तुम रोज़ योगा करते हो तो तुमको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ नहीं होगा। हम कितने बच्चे ने या आए थे? क्या बच्चे कितने आए टोटल? 200 ऑलमोस्ट 250। आज का टोटल स्ट्रेंथ 250। योगा के लिए कौन कौन गेस्ट आए थे? सोफी मैम, प्रिंसिपल ऑफ तनिष्क नर्सिंग कॉलेज, देन स्पेशल गेस्ट प्रमोद सर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ सारांश मधुमटके फ्रॉम तनिष्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आज हमने इंटरनेशनल योगा डे तनिष्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सेलिब्रेट किया। योगा डे वर्ल्ड वाइड 21 जून को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। योगा से हमारे मेंटल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हेल्थ इस पे बहुत बेनिफिशियल मिलता है। योगा से हमारी मेमोरी बूस्ट होती है, हमारे स्किन में ग्लो आता है। योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे हार्ट मसल्स है वो फ्लेक्सिबल रहती है। हमारे मेमोरी में हमको रिकॉल करने में बहुत हेल्प करता है योगा। योगा हमारे हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। 21 जून इंटरनेशनली योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। योगा वर्ल्ड वाइड हमने तनिष्क कॉलेज नर्सिंग में सेलिब्रेट किया ताकि हम बहुत ही इंसाइटफुल तरीके से योगा को पूरे इंटरनेशनली स्प्रेड कर सकें। थैंक यू। मेरा नाम है सृष्टि लग्निहोत्री। आई एम फ्रॉम बीएससी नर्सिंग 3rd सेम एंड 2nd ईयर। योगा का इम्पोर्टेंस हमारे आयुर्वेद में बहुत बताया गया है। योगा हमें इंटरनली फिट रखता है हमारे बॉडी को। जैसे कि आप जिम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक्सटर्नली फिट रहती है, बट योगा हमारे बॉडी को इंटरनली फिट रखता है। आपके स्ट्रेस रिलीफ करता है, आपके बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लड़कियां हैं, क्या कहेंगे? क्या डेली योगा करना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। कुछ आसन है जैसे भी पीसीओडी, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए योगा बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ कुछ डाइट भी मेंटेन करना चाहिए उन्होंने। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। पालक मंत्री और माननीय पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में कामठी में मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता रैली। नागपुर शहर पुलिस के ऑपरेशन थंडर विशेष अभियान के तहत दिनांक 21 जुलाई 2025 को नवी कामठी और पुरानी कामठी में भव्य मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता रैली आयोजित की गई। इस रैली में माननीय पालक मंत्री तथा नागपुर शहर पुलिस दल के मार्गदर्शक और माननीय पुलिस आयुक्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त परिमंडल 5, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन तथा 800 से 1000 नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आता की ऑपरेशन थंडर आहे त्यामुळे जरा जोश आला पाहिजे। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की।
नागपूर पोलीस कमिशनर माननीय रवींद्रजी सिंगल यांच्या पुढाकाराने नागपूर पोलिसांनी ऑपरेशन थंडर हे नागपूर शहराच्या संपूर्ण परिवाराकरता अंमली पदार्थाच्या विरोधी जनजागृती अभियान, लोकजागरण, समाजाचं जागरण, सर्व स्वयंसेवी संघटना, सर्व पोलीस मित्र, सर्व शालेय विद्यार्थी, सर्व कॉलेजेस, सर्व टीचर्स या सर्वांना सोबत घेऊन या ठिकाणी 26 तारखेपर्यंत ऑपरेशन थंडर आणि नंतरही पुढच्या काळात ते कंटिन्यू करण्याचा एक निर्णय माननीय आपले पोलीस आयुक्त रवींद्रजी सिंगल यांनी घेतलेला आहे. मी माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि माननीय पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगलजी आपलं महाराष्ट्र नागपूरच्या जनतेच्या वतीने आपलं अभिनंदन करतो आणि आपण केलेल्या या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद नागपूरकर देतील असा मला विश्वास आहे. या ठिकाणी मंचावर आपल्या सर्वांच्या नेत्या, आदरणीय राज्याच्या माजी राज्यमंत्री आदरणीय सुलेखाताई, आपले डीसीपी निकेतन कदमजी, तुषार नातूजी, श्री उपाध्यायजी, अनिल निदानजी, मंगेशजी यादव, अजयजी अग्रवाल, संजयजी कनोजिया, ब्रह्माजी काळे, राजेंद्रजी अग्रवाल, राज हाडोती, लालू यादव, सुनीलजी गायधने, चंद्रशेखर तुप्पट, लतेश्वरी काळे, संगीताताई अग्रवाल, वैशालीताई मानवटकर, कपिल गायधने या ठिकाणी उपस्थित अनेक मान्यवर बसलेले आहे. पण माझी काही चूक नाही, लिहून देणाऱ्याची चूक आहे खानवानी. काही लोकांचे नावं लिहिले, काही लोकांचे लिहिले नाही. त्यामुळं नावं सर्वांचेच महल्ले सर्वच लोक या ठिकाणी आहेत. मी सर्वांची क्षमा मागतो ज्यांची नावं घेऊ शकलो नाही. या ठिकाणी आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी जगाला आव्हान केलं की आंतरराष्ट्रीय योग दिन जगभर झाला पाहिजे. कारण आपला संस्कार संस्कृतीची उत्पत्ती हे योगापासून आहे. मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक कुठल्याही विषयाला तुम्ही जर हात घातला तर योग आहे. मानसिक शारीरिक संतुलन जर बिघडलं तर औषधी त्याचा उपाय नाही, योगा हा त्याचा उपाय आहे. आणि माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी जे आव्हान केलं, जगातल्या 192 देशापैकी 177 देशांनी आज योगा सुरू केला. 177 देशांनी. आणि आज जगभर देशभर योगांचे कार्यक्रम सुरू आहे. आता मी गुमठाळ्याला गेलो होतो एका शाळेमध्ये, 2000 नागरिक त्या ठिकाणी योगामध्ये आपला त्या ठिकाणी योग ध्यान करत होते. आणि त्यांनी संकल्प केला, हा कार्यक्रम आजच्या पुरताच नाही तर आम्ही वर्षभर अत्यंत चांगला योगा करू. आमच्या परिवारातल्या मुलाबाळांना सोबत घेऊन समोरचं सुदृढ आयुष्य, समोरचं आमचं मानसिक संतुलन, कमी पैशामध्ये आपलं घर बिना मानसिक संतुलन चालू शकतं असा योगातनं सारं मिळतं. आज सुलेखाताईजींनी, मी सकाळी फेसबुक बघितला, एक सुंदर योगा दिवसाचा कार्यक्रम झाला. आज संपूर्ण देशामधले सर्व सरकारी कार्यालय, सर्व मंत्रालय, सर्व मंत्री, आमदार, खासदार, सर्व म्हणजे या देशातले 140 कोटी भारतीय योगाच्या दिनानिमित्त आज संकल्पित झालाय. प्रत्येकाने संकल्प केलाय. मी या ठिकाणी पहिल्यांदा विनंती करला आपल्याला 15 मिनिट तरी, माझेही त्या ठिकाणी इरेग्युलर होतं, पण मी आता सुलेखाताईंनी मला सूचना दिली होती मागच्या वेळी की तुम्ही 15 मिनिट तरी श्वासावर थांबा. जगातल्या साऱ्या गोष्टी विसरून जा, जगातलं सारं घडामोडी विसरून जा आणि श्वासावर आपलं आयुष्य नेलं तर 15 मिनिट आपण श्वास घेणे आणि श्वास सोडणे यावर जरी आलं तरी 15 मिनिटाच्या तुमच्या या योगामुळं आपल्याला आपलं जीवन निरोगी होऊ शकतं. आपल्याला त्या ठिकाणी दिवसभराचा ताण संपू शकतो. योगा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आपण आज त्या ठिकाणी पूर्ण करतोय. तुम्हाला माझी विनंती आहे, आज ज्यांनी योगा केला नसेल त्यांनी योग करावा.
सायंकाळी करावा, दुपारी करावा, आपल्या परिवारासोबत योग करावा. यूट्यूबवर संपूर्ण योग आहे. यूट्यूबवर तुम्हाला मेडिटेशन आहे. यूट्यूबवर तुम्हाला जे पाहिजे त्या ठिकाणी तुम्हाला योगाच्या माध्यमातून योगाचा त्या ठिकाणी अभ्यास मिळू शकतो. याकरता आपण काम करावं. मला या ठिकाणी अभिनंदन करायचं आहे माननीय आयुक्तजी, आपल्या संपूर्ण पोलीस यंत्रणेचं, आणि खास करून निकेतन कदमजी आपलं, की आपण नागपूर शहरामध्ये तर मोठ्या प्रमाणावर ज्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्राच्या एकूण तुलनात्मक विचार केला तर कुणा जिल्ह्यात कमी जास्त लेखण्याचा विषय नाही आहे. पण माननीय प्रवीण सिंगलजी आपल्या नेतृत्वामध्ये एक मोठी कारवाई नागपूरमध्ये त्या ठिकाणी अंमली पदार्थाच्या विरुद्ध झाली आहे आणि ती रोज रोज पुढे जात आहे. मला निकेतन कदमचे अभिनंदन करायचं आहे. कामठीमध्ये या वर्षभरामध्ये 30 मोठ्या कारवाया झाल्या आणि 60 लोक जेलमध्ये आहे कामठीमध्ये. आणि हे जे कारवाई करतोय आपण, आणि तुमच्या माहिती करता हे जे ड्रग विकणारे आहे हे स्वतः कधी ड्रग घेत नाही. हे दुसऱ्याला आयुष्य बर्बाद करतात. हे स्वतः कधी घेत नाही. ड्रग विक्रेते कधी स्वतः ड्रग घेत नाही, त्याच्या परिवारामध्ये ड्रग कुणाला देऊ देत नाही. पण हे लोकांचं आयुष्य खराब करतात आणि जाणीवपूर्वक टार्गेटेड देशामध्ये सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये टार्गेटेड सुरू आहे की येणारी संस्कारमय युवा पिढी जर ड्रगच्या आहारी गेली तर त्या ठिकाणी तुम्हाला देश उद्ध्वस्त करू शकतो. हे छुपं युद्ध आहे. ऑपरेशन सिंदूर सारखं जे युद्ध आहे दहशतवादाचा जाऊन खात्मा करणे, तसे छुपं युद्ध करतायत देशामध्ये, ज्यामध्ये तुमच्या मुलाबाळांना, तुमच्या परिवाराला, तुमच्या लहान बाळाला माहिती नाही. 5व्या वर्ग आणि 8व्या वर्गाच्या पोरांना ड्रगच्या सवयी लावणे. काही तर मला असे यूट्यूब बघितले की विक्स आणि झेंडूबाम ब्रेडमध्ये लावून त्या ठिकाणी ड्रग्ज देत आहे. म्हणजे झेंडूबाम आणि विक्स आपल्याकडे जे भेटतं ते ब्रेडला लावून त्या ठिकाणी तो ब्रेड खातात आहे. इतकं वाईट आहे की आज ज्याच्या घरी जेवायला परिस्थिती नाही आहे त्या लोकांना ड्रगच्या आहारी गेलं तर ते बर्बादच व्हायचं आहे घर. आणि मग हे जर घर बर्बाद झालं तर हा जाईल कुठे? ड्रगच्या आहारी गेलेला व्यक्ती ज्या दिवशी पैसे संपेल त्या दिवशी तो मारामारीकडे जाईल, लुटमारकडे जाईल, आपलं घर बर्बाद करेल, कुणाला तरी मारेल, कुणाला तरी जीव घेईल, कुठेतरी दरोडा टाकेल. कारण ड्रगची सवय इतकी वाईट आहे. एकदा लागली की ती आपल्याला पैशाचा पुरवठा कमी झाला की तुम्हाला कुणाचाही जीव द्यावी ते घेण्याकरता मोठ्या मोठ्या सुपाऱ्या त्या ठिकाणी घेण्याचाही प्रयत्न करतात. कारण ते ड्रगिस्ट असतात. ते ड्रगशिवाय राहू शकत नाही, जीवन जगू शकत नाही. आज त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कॅन्सरचे पेशंट वाढत आहेत. आज कॅन्सरचे पेशंट का वाढतात आहे? याला सर्वात मोठं हे जाळं आहे. आणि म्हणून ही पूर्ण पिढी बर्बाद करण्याचं काम षडयंत्रपूर्वक काही लोक करतायत. कामठीमध्ये हीच परिस्थिती आहे. कामठीमध्ये आपल्या संपूर्ण येणाऱ्या पिढीला बर्बाद करण्याकरता काही षडयंत्र सुरू आहे. आणि आपल्या कामठी शहरात, नागपूरमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये हे षडयंत्र हाणून पाडण्याकरता ऑपरेशन थंडर नावाची अत्यंत महत्वाची मोहीम हे नागपूर पोलिसांनी केली. आणि या मोहिमेत मला विश्वास आहे की देवेंद्र फडणवीसचं सरकार, आमचं सरकार, ज्यांनी हा मनसुबा केला आहे यंग पिढी बर्बाद करण्याचा, सुलेखाताई, आम्हाला आता बऱ्यापैकी इनपुट आले आहे. मी तुम्हाला जसं पोलीस कमिशनरनी सांगितलं, मी तुम्हाला सांगतो माझा नंबरवर, कारण मी माझा व्हॉट्सअप नंबर सर्वांकडे आहे, नसर तर लिहून घ्या, 90 49 40 40 40. या नंबरवर तुम्ही साधा मेसेज जरी टाकला मला तरी तुमचं नाव कधीच बाहेर जात नाही. मी पालकमंत्री म्हणून सांगतो, या भागाचा आमदार म्हणून सांगतो, मला तुम्ही हेल्प करा. आपलं सर्व कामठी शहरात तुमची मदत पाहिजे आहे. तुमचं नाव कधीच येणार नाही, कधी आयुष्यभर. मी जिवंत असेपर्यंत तुमचं नाव कधीही पुण्याकडे जाणार नाही. ते पोलीस कमिशनर फक्त माझ्याकडे राहील. पोलीस कमिशनरला मी सांगणार नाही तुमचं नाव. मी त्यांना सांगेल अशा अशा ठिकाणी असं असं होतंय. कमिशनर साहेब तुम्हाला मी सांगणार नाही, कारण मी विश्वास दिला लोकांना. फक्त मी तुम्हाला सांगेल नक्की, जसं निकेतन आणि मी कधी बोलत असतो की निकेतनजी ये ऐसा हो रहा है, तर निकेतनजी बरोबर 12 मिनिटात 14 मिनिटात त्या ठिकाणी पोहोचतात आणि काम करतात. आता मोठी ड्रग्स कारवाई आपण पकडली आहे कामठीमध्ये.
आणि त्याचे धागेदोरे खूप आहे. अजून तपास पूर्ण झाला नाही आहे. मी निकेतींना सांगितलं, कदम साहेबांना, की तुम्ही त्या ड्रगच्या धंद्यामध्ये कोणताही समाज असो, सामाजिक तुम्ही या ठिकाणी विचार करू नका. तो भाजपाचा असेल, काँग्रेसचा असेल, कोणत्याही पार्टीचा असेल, त्याचाही विचार करू नका. जर आमचा भाजपचा कार्यकर्ता जरी तुम्ही ड्रगच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये पकडला, जीवनभर मी तुम्हाला फोन करणार नाही, मान्य मुख्यमंत्री तुम्हाला फोन करणार नाही आणि त्याला कधीच सोडायला लावणार नाही. ही जबाबदारी माझी आहे. खऱ्या अर्थाने मी कधी त्या ठिकाणी अशा गोष्टीला आम्ही पुढे नेणार नाही. आज मला या ठिकाणी अभिमानाने सांगायचं आहे की आज नागपूर शहरामध्ये गुन्हेगारी कमी होते आहे. नागपूर शहरामध्ये माननीय रवींद्र सिंगलजी यांनी प्रचंड ताकद आपली झोकलेली आहे. आज ज्या पद्धतीने नागपूर या ठिकाणी पुढे जात आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही पुढे जातो आहे. कामठीमध्ये सुद्धा आम्ही ठरवलं आहे. कामठीमध्ये तर पुढच्या काळामध्ये माननीय मुख्यमंत्री आता त्याचे आदेश करतील. अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यशवंत स्टेडियम धंतोली नागपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धंतोली के यशवंत स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासनों और प्राणायाम के सत्र आयोजित किए गए, जिनमें उपस्थित नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन के दौरान योग के लाभों और दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। आशा वर्कर और गढ़ प्रवर्तकों की मांग, थके हुए मानधन का तुरंत भुगतान और 60 वर्ष की वयोमर्यादा समाप्त करने की अपील। आशा वर्कर और गढ़ प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन यानी कि CITU नागपुर जिला ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्रिका जारी की है। यूनियन ने कहा कि आशा वर्कर और गढ़ प्रवर्तकों को जनवरी 2025 से केंद्र द्वारा दिया जाने वाला मानधन नहीं मिला है, जबकि राज्य सरकार का मानधन भी मार्च 2025 से लंबित है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से इस समस्या का कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल रहा। अशा पद्धतीनं या रविवारी आणि पुढे आंदोलन करणार। 13 तारखेला जे परिपत्रक आलेलं आहे त्याचा विरोध म्हणून आम्ही येत्या रविवारी नियोजन भवन येथे जे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री नागपूरचे पालकमंत्री आहेत चंद्रशेखरजी बावनकुळे, जे भाजपाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना मोठ्या संख्येने आशा वर्कर व गटप्रवर्तक उपस्थित राहून आम्ही निवेदन देणार आणि त्यांना विनंती करणार की यामध्ये जे 60 वर्षाचा जो कालावधी जो ठरवण्यात आलेला आहे यात तो रद्द करा, किंवा रद्द करत नसाल तर आशा वर्कर व गट प्रवर्तक यांना 26,000 रुपये किमान वेतन द्या, किंवा रिटायरमेंट नंतर 5 लाख रुपये ग्रॅज्युटी आणि 10,000 रुपये पेन्शन लागू करा. तर आम्हाला ते 60 वर्षाची जो मुदत जी त्यांनी दिलेली आहे, कालावधी जो दिलेला आहे तो आम्हाला मंजूर आहे. आणि परत सोमवारी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे आरोग्यमंत्री, परत महसूल मंत्री, त्यानंतर वित्तमंत्री आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त यांना आम्ही निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्यातर्फे आम्ही पाठवणार आहोत आणि त्यामध्ये आम्ही संपाची भूमिका घेणार, यामध्ये स्पष्ट उल्लेख त्यामध्ये राहणार आहे. विदर्भ पूर्वचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या डाव्या बाजूला बसलेले आहेत अशोकजी वाघमारे, विदर्भ पूर्वचे उपाध्यक्ष आहेत. माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले आहेत बाबा बनसोडजी, विदर्भाचे सचिव आहेत. आणि जे प्रेस नोट वाटत आहेत ते शहराध्यक्ष पियुषजी घुले आहेत. आपल्या सर्वांना प्रेस नोट आणि पत्रिका देण्यात आलेली आहे, तरी पण मी माझ्या लेवलला ही पत्रिका एकदा प्रेस नोट वाचून दाखवतो, सांगतो. हा ठीक आहे. मग तर मित्रांनो, आझाद समाज पार्टी कांशीरामचा छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आम्ही एक विदर्भस्तरीय कार्यकर्त्याचं संमेलन ठेवलेलं आहे. आणि त्या संमेलनामध्येच जे नागपुरातील 4 मान्यवर आहेत, विविध क्षेत्रातील, एक मीडिया आहेत, मीडियामधले अमनजी कांबळे आहेत, प्रकाशराव पाटणकर आहेत आणि दुसरे या 4 मान्यवरांचे सत्कार आहेत. त्याचप्रमाणे जे विद्यार्थी UPSC MPSC क्लिअर झाले आहेत त्यांचेसुद्धा सत्कार आहेत. आणि जे 10वी-12वीमध्ये प्रावीण्य मिळवून चांगल्या टक्क्यांनी उत्तीर्ण झाले त्यांचासुद्धा एक सत्काराचा
आणि विदर्भस्तरीय कार्यकर्त्याचा सत्काराचा एक भव्य कार्यक्रम झाशी राणी चौक सीताबर्डी नागपूर येथे 22 तारखेला आयोजित केलेला आहे। त्या कार्यक्रमाला आदरणीय गौरीप्रसादजी उपासक साहेब, केंद्रीय प्रभारी, त्याचप्रमाणे श्री रुपेशजी बागेश्वर महाराष्ट्राचे प्रभारी, त्याचप्रमाणे श्री मनीषजी साठे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि इतर मान्यवर मंडळी मार्गदर्शन करणार आहेत। करिता या आझाद समाज पार्टीला मजबूत करण्याकरिता तन-मन धनाने सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि सहकार्य करावे एवढीच मी या प्रसंगी विनंती करतो। आपण हे प्रायोगिक तत्वावर आणि एक प्रतिनिधी स्वरूपाचे 4 मान्यवर आम्ही निवडले। भविष्यात आपण सर्व पत्रकारांचा सुद्धा। और अब अगली खबर, नागपुर में दाभोलकर हत्या आणि मी पुस्तक का विशेष प्रकाशन समारोह। राष्ट्रीय युवा गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल पांडे ने घोषणा की है कि 21 जून 2025 की शाम 6 बजे नागपुर के अमृत भवन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास नॉर्थ अंबाजरी रोड पर दाभोलकर हत्या आणि मी नामक पुस्तक का विशेष प्रकाशन समारोह आयोजित किया जाएगा और ये आयोजित किया गया। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आग्रह किया। प्रेस क्लब नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेखक श्री विक्रम भाई, राष्ट्रीय युवा गठबंधन के अध्यक्ष श्री राहुल पांडे, सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभय वर्तक, चिंता पावन ब्राह्मण महासंघ के सचिव श्री उमाकांत रानडे तथा गुरुकृपा सेवा संस्थान के अध्यक्ष भागीरथी महाराज उपस्थित थे। मी आपल्यासमोर एवढंच सांगेन की विक्रम भावे हे हिंदू दहशतवाद या एका मिथचा बळी आहे आणि भारतामधल्या ज्यांना आपण सर्वोच्च प्रथित यश, अतिशय उच्च शिक्षित ज्यांचे IPS अधिकारी प्रमुख आहेत, अशा प्रथित यश तपास यंत्रणांनी एक नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी कशा प्रकारे हिंदुत्ववादी युवकांचा बळी दिला त्याचं एक उदाहरण म्हणजे विक्रम भावे आहे। मी आपल्याला एवढंच सांगेन की विक्रम भावेंच्या बाबतीत जे काही अत्याचार झाले, 2 वर्ष त्यांना तुरुंगामध्ये राहावं लागलं, त्यांच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळेला त्यांना पोचता देखील आलं नाही आणि त्यांचा स्वतःचा आयुर्वेदाचा एक मोठा कारखाना देखील उद्ध्वस्त झाला। असं असताना सुद्धा त्यांनी हिंदुत्वाचं कार्य सोडलं नाही, डगमगले नाही। जेलमधून बाहेर आल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून त्यांनी हिंदुत्वाचं कार्य सुरू केलं। अर्थात त्याचा ज्या काही तपास यंत्रणांनी खोटे त्यांच्यावरती आरोप रचले, त्यांच्यावरती वाटेल त्या ॲलिगेशन्स केल्या, आमच्याकडे सबळ पुरावे आहेत म्हणून सांगितलं की यांचा CDR, यांचं रोमिंग हत्येच्या ठिकाणी होतं आणि म्हणून ते CDR दाखवत होते, सांगत होते। तो प्रत्यक्षात CDR म्हणजे कॉल रेकॉर्ड हे कोर्टाच्या समोर CBI सारखी तपास यंत्रणा सादरच करू शकली नाही आणि अर्थात कुठलेच पुरावे नव्हते। माननीय न्यायालयाने, कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आणि ती मुक्तता झाल्यानंतर देखील ते हिंदुत्वाचं कार्य त्यांनी थांबवलं नाही। उलट मी एक हिंदू म्हणून कशा प्रकारे मला माझा बळी दिला गेला याच्यावरती अतिशय सगळ्यांचे डोळे उघडणारे पुस्तक विक्रम भावेने लिहिलेलं आहे। तर मी विक्रम भावेंनाच ह्याविषयी सविस्तर त्यांना बोलायला सांगणार आहे। तत्पूर्वी रानडे साहेब मला वाटतं 2 मिनिटं बोलतील आणि मग विक्रम भावे त्यांचं मनोगत व्यक्त करतील। आणि दादांचे मी आभार मानतो, अभयजींचेही मानतो, आपल्या सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचं स्वागत करतो। नरेंद्र दाभोलकर हत्येच्या प्रकरणात मला गोवण्यात आलं होतं। ही घटना 2013 सालातली आहे। मला आणि माझे ज्यांच्यासोबत मी काम करत होतो ते ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर, आम्हा दोघांना या प्रकरणात मे 2019मध्ये अटक 6 वर्षानंतर करण्यात आलेली आहे। ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर 40 दिवसानंतर जामिनावर सुटले, मला 2 वर्ष आत राहावं लागलं। आमच्यावर आरोप गंभीर असे ठेवण्यात आलेले होते। शेवटपर्यंत CBIकडून कुठल्याही आरोपाबद्दल किंवा तो आरोप सिद्ध करण्यासाठी कुठलाही पुरावा दिला गेला नाही, कारण त्यांच्याकडे तो नव्हताच पुरावा आणि मग न्यायालयाने माझी निर्दोष मुक्तता केली। पण या संपूर्ण कालावधीत हिंदुत्ववादी असणं हा अपराध आहे की काय या देशात असं वाटावं असे अनुभव मी आणि माझ्या कुटुंबानेही घेतले। त्या अनुभवांवरच हे पुस्तक आहे। मार्च 2025मध्येच मी लिहिलेलं पुस्तक आहे। त्याचं उद्या इथे विमोचन नागपूरमध्ये होणार आहे, याचा मला आनंद आहे। आणि माझा मुख्यतः हे
म्हणजे पुस्तक लिहिताना माझी भूमिका ही आहे की एक हिंदू विरोधी षडयंत्र या देशात चालू आहे. काही उद्याच्या पुस्तक विमोचनाच्या कार्यक्रमात मी त्याविषयी विस्तृतपणे माझे अनुभव काही सांगीनच. काही अनुभव पुस्तकात नाही लिहिता आले, तेही तिथे सांगितले जातील. पण एक दोन थोडक्यात इथे सांगण्यासारखे असे आहेत की CBIने माझ्यावर जे आरोपपत्र ठेवलं होतं त्यामध्ये CBIचा असा आरोप होता की जे कोणी कथित शूटर्स पकडले CBIने त्यांना पुण्यातले रस्ते दाखवायला म्हणजे रेकी करायला विक्रम भावेने म्हणजे मी मदत केली होती असा CBIचा आरोप होता. त्यासाठी 5 ते 6 वर्ष CBIकडून वारंवार न्यायालयात असं सांगितलं गेलं की विक्रम भावेकडे 2 मोबाईल नंबर होते आणि ॲज पर CDR ॲनालिसिस ते घटनेच्या ठिकाणी रोम झाले होते. 5 ते 6 वर्षात 100 वेळा CBIने ही भूमिका न्यायालयापुढे मांडली. पण तपास अधिकाऱ्याला जेव्हा उलट तपासणीत विचारलं आमच्या वकिलांनी की बाबा ज्या CDRबद्दल तुम्ही गेली 5-6 वर्ष ओरडून सांगताय तो CDR कुठं आहे, तेव्हा तपास अधिकारी CBIचा म्हणजे देशातली सर्वोच्च आणि सर्वशक्तिमान तपास यंत्रणा त्या यंत्रणेतला अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी निर्लज्जपणे न्यायालयात सांगतो की माझ्या हातात आजपर्यंत तो CDRच नाही आहे. मला तोंडी माहिती मिळाली होती त्याच्यावर मी 6 वर्ष हे बोलत होतो. किंवा पुनाळेकरांवर त्यांनी असा आरोप ठेवला होता की त्यांनी शस्त्र नष्ट करायचा सल्ला दिला. त्याबद्दल कुठलाही पुरावा 6 वर्ष काय खटला संपेपर्यंत किंवा आजपर्यंत ते न्यायालयासमोर देऊ शकले नाहीत. किंबहुना आपली थेरी सिद्ध करण्यासाठी जी अस्तित्वातच नाही CBIने ठाण्याच्या खाडीमध्ये उत्खननाचं काम केलं. त्यासाठी 8.25 कोटी रुपये खर्च केले गेले. स्वतंत्र भारतातली ही पहिलीच केस अशी आहे की ज्यामध्ये खाडीत टाकलेलं एक पिस्तूल शोधून काढण्यासाठी तेही त्यांच्या थेअरीप्रमाणे की ते पिस्तूल शोधण्यासाठी 8.25 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतनं खर्च झालेत. नॉर्वेचे डायव्हर्स बोलवले गेले. दुबईच्या कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं गेलं. या प्रकरणामध्ये 15,000 पानाचं आरोपपत्र आहे. वेगवेगळ्या वेळेला जी कागदपत्र न्यायालयात दाखल झाली एक्झिबिट म्हणतात ज्याला ती 4-5 हजार पानाची आहे आणि साक्षी पुरावे म्हणजे एव्हिडन्स 4-5 हजार पानाचं आहे. असं सगळं मिळून 20 ते 25 हजार कागदपत्रांचे रेकॉर्ड या केसचं न्यायालयात तयार झालेलं आहे. पण या 25,000 कागदपत्रांमध्ये सुद्धा त्या खाडीतनं पिस्तूल शोधण्यासाठी कुणाची परवानगी घेतली, कुणी त्याला सँक्शन दिली, 8.25 कोटी रुपये पिस्तूल शोधण्यासाठी कुणी सँक्शन दिली, कसा करार झाला, कंपनीने काय अहवाल दिला, कुणी त्यांना त्याचं बिल दिलं 8.5 कोटी रुपये, या सगळ्याविषयी एक सिंगल A4 साईजचा कागदसुद्धा 25,000 कागदपत्रांमध्ये नाही. म्हणजे ते उत्खनन खरंच झालं का त्या नावाखाली 8.25 कोटी कुणीतरी खाल्ले याचाही कुणाला काय थांगपत्ता लागू दिलेला नाही आहे. अशा अनेक गोष्टी ह्या तपासाच्या नावाखाली घडलेल्या आहेत. मी त्या जवळून बघितल्या. मी पुनाळेकर वकिलांचा सहाय्यक होतो. ते या केसमधल्या आरोपींचे वकील होते. त्यामुळे आम्हाला अटक होईपर्यंत मी एक तिराईत माणूस म्हणून या केसकडे बघत होतो. आम्हालाच त्यात गोवलं गेल्यानंतर मी त्याचा भाग होतो. त्यामुळे अटकेपर्यंत मी जे पाहिलं आणि अटकेनंतर मी आणि माझ्या कुटुंबाने जे काही भोगलं ते धडधडीतपणे सिद्ध करतं की या देशामध्ये हिंदुत्वाच्या विरोधात एक फार मोठं षडयंत्र रचलं गेलेलं आहे आणि ते समाजासमोर यावं या उद्देशाने हिंदुत्ववाद्यांनी सावध व्हावं या उद्देशाने मी लिहिलेलं हे पुस्तक आहे. उद्या याचं विमोचन आहे आणि याविषयी अधिक विस्तृतपणे उद्या मी सांगेनच. धन्यवाद. जेलमध्ये काही नाही आणण्यात आला. मला अटक करतानाच CBIच्या ऑफिसरनी माझ्यासमोर 2 कागद ठेवले होते. त्यातला एक कागद हा त्यांना हवा तसा माझा जबाब होता जो खोटा होता. त्यांनी मला सांगितलं देखील अधिकाऱ्यांनी की या जबाबावर सही करा आणि घरी जा, नाहीतर हा अटकेचा पंचनामा याच्यावर सही करा, आम्ही तुम्हाला अटक करू. त्याच्यावर त्यांनी जी थेरी लिहिली होती की जे कोणी बघा CBIने या प्रकरणात आत्तापर्यंत 2016ला एक शूटरचं व्हर्जन आणलं. हे 2 शूटर आहेत. 2018ला दुसरं व्हर्जन आणलं. ते करताना CBI असं म्हणत नाही की ते खरे शूटर आहेत की नाही माहिती नाही, पण हे काहीच नाही, तेही आहेत हेही आहेत. आत्ता खटल्याच्या शेवटी CBI म्हणतं आता ते खरे नाहीत हे खरे आहेत.
असे बरेच घोळ आहेत. त्याचे शूटर व्हर्जन 2 आणलं होतं, तर त्यातल्या एका शूटरच्या कथित शूटर जो कळसकर म्हणून होता, त्याचं कन्फेशन कर्नाटकातल्या एका केसमध्ये घेतलं होतं. त्या कन्फेशनमध्ये माझं आणि पुनाळेकरांचं नाव घातलं तिकडे. ते कन्फेशन सप्टेंबर 2018मधलं आहे. त्याच्या आधारे मला आणि पुनाळेकरांना मे 2019मध्ये अटक करण्यात आली, 8.5 महिन्यानंतर. आणि सगळ्यात न्यायाची थट्टा म्हणू आपण त्याला, की ज्या कन्फेशनच्या आधारे मला आणि पुनाळेकरांना मे 2019मध्ये अटक झाली, ते कन्फेशन ज्या IPS अधिकाऱ्यापुढे घेतलं होतं त्याची साक्षात नोंदवली नाही प्रोसिक्युशननी. ते न नोंदवण्याचं कारण हे त्यांनीच सांगितलं की त्याला पुरावा म्हणून व्हॅल्यू काहीच नाही. म्हणजे आमच्या अटकेच्या वेळेला फार गंभीर पुरावा होता तो कागद, आणि खटला संपताना त्याला टिश्यू पेपरची पण लायकी नाही, हे तेच सांगतात पुन्हा. ही साधारण स्पष्ट शब्दात सांगितलं तर लायकी आहे पुराव्यांची. या CBIचे जे ऑफिसर होते त्यातल्या एकाची कंप्लेंट ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकरांनी केली होती, त्यामुळे त्याची चौकशी सुरू झाली होती. त्याचा राग पुनाळेकरांवर होताच, त्यामुळे पुनाळेकरांना अडकवण्यासाठी त्यांचं नाव त्या कन्फेशनमध्ये घेणं हे सगळे प्रकार आधीच सुरू केले होते त्यांनी. पुनाळेकरांच्या विरोधात त्यांना एक स्ट्रॉंग साक्षीदार हवा होता. म्हणून मी मगाशी सांगितलं तसं मला आधीच त्यांनी सांगितलं, याच्यावर सही कर आणि घरी जा, नाहीतर अटक करतो, अटकीच्या पंचनाम्यावर सही कर. मला आता हा प्रश्न कोणाला विचारावा हे मलाही कळत नाही. कारण का अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीवाले नशीब प्रारब्ध या गोष्टीवर विश्वास ठेवत नाही. मग माझ्या 2 वर्ष जी वाया गेली त्याला नशीब किंवा प्रारब्ध जबाबदार नसणार, कोणीतरी जबाबदार असलं पाहिजे. ते कोण? पण ते आपल्या या व्यवस्थेत मला उत्तर मिळत नाही, ह्याला कोण जबाबदार. मग नाईलाजाने मला नशिबावर विश्वास ठेवावा लागतो. लिहिलेलं आहे, मुक्त झाल्यानंतर लिहिलेलं आहे. बढ़ते अगली खबर की तरफ। दीपा दास मुंशी का बड़ा दावा, 1 साल में 22,000 महिलाएं और बच्चे लापता। भुवनेश्वर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता दीपा दास मुंशी ने केंद्र सरकार पर किया बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता में आने के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दीपा दास मुंशी ने दावा किया कि बीते 1 साल में 22,000 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं लापता हुई और बलात्कार के 79 मामले सामने आए हैं, जिनमें से कई मामलों में अब तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि AICC लगातार इस विषय में शिकायतें प्राप्त कर रही है और ये एक गंभीर सामाजिक संगठन का संकेत है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि जश्न से पहले जमीन की सच्चाई देखना बहुत जरूरी है। पिछले कई महीनों से, मतलब जब से बीजेपी सरकार बने हैं उससे पहले से भी ओडिशा प्रदेश में बहुत सारे कंप्लेंट्स AICC में जमा हो रहा है। अब कल जब जश्न मना रहे थे मोदी जी आके ओडिशा प्रदेश में, उनका सरकार बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है 12 तारीख को, उसी समय हम लोगों के पास एक खबर आई है। परसों हमारी महिला प्रेसिडेंट यहां से दिल्ली पहुंची थी और सारे कागजात हम लोगों के सामने रखा कि पिछले 1 साल में 22,000 के करीब लोग, महिला और बच्चे मिसिंग है, उनका ऑर्गेन्स गायब है। पिछले 1 साल में 79 रेप हुआ है, गैंग रेप है उसके अंदर, और महिलाओं को मारा जा रहा है, एट्रोसिटीज बढ़ रहा है। कोई केस का कोई कुछ अंतिम जो डिसीजन है, जो जस्टिस मिलना चाहिए विक्टिम को, वो नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार 1 साल में एक महिला कमीशन भी बना नहीं पाए, तो महिला कहां जाएंगे, महिला क्या करेंगे? तो जो आधी आबादी की बात करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, ये सरकार भी कहा है, बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ के महिलाएं नए सरकार बनाए हैं, परिवर्तन किए हैं, लेकिन आज 1 साल में ये सरकार कहां तक महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के रिस्पेक्ट, जबकि राजा जैसा यहाँ के प्रोग्राम होता है जो महिलाओं के सम्मान देने के लिए, उसी राजा प्रोग्राम के फेस्टिवल के समय ही ये कांड हुआ है। तो एक नहीं, हर दिन अखबार खोलिए, हर दिन कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ रहा है। तो इसी के लिए फैक्ट फाइंडिंग और अब अगली खबर।
ऑपरेशन सिंदूर में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कहा कि ये भारत के लिए का महत्वपूर्ण जीत है। उन्होंने बताया कि ईरान जैसे संघर्षरत देश ने अपना हवाई क्षेत्र भारत के लिए खोलना लगातार जारी युद्ध के बीच हमारी विदेश नीति, कूटनीति और विश्वसनीयता की ताकत को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारतीय छात्रों की सुरक्षित घर वापसी का मिशन है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम नीति का जीवंत उदाहरण भी है। तरुण चुग ने इस ऑपरेशन को देश की एकजुटता और सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक बताया, जिससे साबित होता है कि मुश्किल हालात में भी भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। भारत के लिए एयर स्पेस क्लियर करना ये भारत की वैश्विक जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक संकटों में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को पहली प्राथमिकता देता है और चलते युद्ध के बीच में ईरान। और अब अगली खबर, राजस्थान में रेसिडेंट डॉक्टर की कथित आत्महत्या, सचिन पायलट ने सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की कथित आत्महत्या को लेकर राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पायलट ने कहा कि डॉक्टर की मौत से पहले उसका बयान रिकॉर्ड में था, फिर भी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर का परिवार और विपक्षी कार्यकर्ता न्याय की मांग कर रहे हैं। पायलट ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना, खासकर जब मामला सुलझाने की कोशिशें चल रही हो, द्वेषपूर्ण और अनुचित है। सचिन पायलट ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो कानून व्यवस्था सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, ताकि नागरिकों को सुरक्षा और न्याय मिल सके। अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी, इनको हिरासत में लिया गया। मामला 2 साल पुराना है निर्मल चौधरी के खिलाफ, लेकिन जिस प्रकार आज कार्रवाई की, किस तरीके से आप? एक डॉक्टर ने खुदकुशी करी, उसके मरने से पहले के जो बयान है वो रिकॉर्ड पर हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं करी। उसके विरोध में उस डॉक्टर के परिजन और सब कार्यकर्ता बैठ के न्याय की मांग कर रहे हैं। बारिश में, धूप में बैठे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, वाजिब मांगों को उठाना, ये उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है विपक्ष के लोगों की। और जब कल देर रात जाके मामला सुलझा, विलंब के बाद, उसके बाद इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना मैं समझता हूं गलत है। और किसी जनप्रतिनिधि को, विपक्ष के लोगों को सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट करे, डिटेन करे, मुकदमे करे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संवाद से जब मामला निकल गया, समाधान हो गया, तो इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है। लेकिन अगर शासन में बैठे लोगों को लगता है कि विपक्ष के लोगों को हम डरा के, धमका के, हिरासत में लेके उनके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिटेन कर रही है, दबिश कर रही है। इस प्रकार की कार्रवाई ठीक नहीं है। प्रदेश में सर कानून व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए थे, किस तरीके आपको लगता है कि सुधार हो सकता है? नहीं, राजस्थान में तो यहाँ पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है। किसी का नियंत्रण नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को विवश महसूस करते हैं, अफसरशाही इतनी हावी है, प्रशासन का राज चल रहा है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है राजस्थान में बिल्कुल लचर है और आए दिन ऐसी घटना हो रही है। हर जिले, राजस्थान के हर जिले में कुछ न कुछ घटना होती है, लूट की, महिला हिंसा की, और मतलब इस प्रकार ऐसा एक क्रम बन गया है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई हो, निर्णायक कार्रवाई हो, और भविष्य में उसके लिए रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर कदम उठाने जाने चाहिए। और अब अगली खबर, सरकार के पास कोई विजन नहीं, हम करेंगे सर्वांगीण विकास, बोले तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया कि वे सरकार को आईटी पार्क, SEZ, औद्योगिक क्लस्टर, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, टेक्सटाइल हब,
शैक्षिक हब और स्वास्थ्य शहरों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने के लिए मजबूर करेंगे। उनका कहना है कि ये उनका विजन है जो सर्वांगीण विकास पर आधारित है। उन्होंने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार 20 साल तक और प्रधानमंत्री मोदी 11 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद इन विकासात्मक क्षेत्रों में क्यों कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। तेजस्वी भरोसा जताया कि जब वे सत्ता में आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों में विकास होगा और बिहार का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अब आप देखिएगा, इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे आईटी पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीजों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ आईटी पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगा, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। आप सब लोगों से ये कहना है कि ये सरकार जो है नकलची सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री थके हुए हैं, टायर्ड है। अब बिहार को आगे ले जाने के लिए उनकी अब कोई सोच नहीं रहेगी। कैसे ले जाएंगे बिहार को, कैसे विकसित बनाएंगे, कैसे अव्वल राज्य में ले जाएंगे। थक चुके हैं मुख्यमंत्री, अचेत अवस्था में। और जो उनके जो 2 डिप्टी CM है उनको तो फुर्सत ही नहीं है दिन भर तेजस्वी और लालू जी को गाली देने से। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है, इनका काम बस यही है। और ये बात देखिएगा, लगातार दिसंबर से हम लोग जो है इसको करते आएंगे। ये लगातार हम लोगों का मांग है, आप पार्टी के पेज पे चले जाइए, हमारे पेज पे चले जाइए, इसका मिलेगा। और एक खास बात था कि हमने बिहार वासी को नव वर्ष पे हमने चिट्ठी भी लिखी थी। नव वर्ष पे हमने बिहार वासियों को खुला पत्र जो है वो लिखा था। और इस पत्र में आप सब को हम पढ़ के सुना दिए। इस थकी हारी रूढ़िवादी नीतीश सरकार के पास अपना कोई नया विजन, विकास का ब्लूप्रिंट अथवा रोड मैप नहीं है। ये सरकार सब हमारे इनोवेटिव आइडियाज फॉर डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं और कैंपेन को चुरा उसकी कॉपी करती है। ये दर्शाता है कि रचनात्मक एवं वैचारिक रूप से ये सरकार कितनी दिवालिया हो चुकी है। और इसमें आप देखिएगा, ये खुला पत्र जो हम बिहार के लोगों को लिखे थे, इसमें साफ जिक्र है माई बहन मान योजना का 2500 रुपये खाते में जाने का, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने का। ये नए साल में हमने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस चीज़ों को जो है करेंगे। और ये नए साल के अवसर पर हमारे दल की तरफ से पटना में कई जगह जो है कैंपेन, पूरे बिहार में कैंपेन किया गया और हमारे योजनाओं का प्रचार किया गया। होर्डिंग्स, पोस्टर्स जो है वो लगाए गए थे। आप देखिएगा, दिव्यांगों से हम वाल्मीकि नगर में उनको हमने जब उनके सहारा के लिए जो गाड़ी होती है, जो साइकिल जो होता है, वो हमने जो है व्हीलचेयर जो है वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस समय भी हम लोगों ने दिव्यांगों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे। यही नहीं, कृष्ण मेमोरियल, SK मेमोरियल हॉल में। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ।
केशव प्रसाद मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। मौर्य ने कहा कि ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 2015 से मनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग को एक दिन समर्पित करने का आह्वान किया था तो उन्होंने बताया योग न केवल अनेक बीमारियों से राहत प्रदान करता है बल्कि ध्यान और व्यायाम का एक प्रभावी माध्यम भी है। भारत विश्व स्तर पर योग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब पूरी दुनिया युद्ध और तनाव से जूझ रही है तब प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में अपने हालिया संबोधन में शांतिपूर्ण समाधान के लिए योग अभ्यास का आह्वान किया जो शांति और सामंजस्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। के अवसर पर आज मुझे गाजियाबाद में सहभागी होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व भर में, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबके कल्याण की कामना से हर कार्य करता है, तो जो भी योग को अपनाएं वो स्वस्थ रहें और जो आज विश्व योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उन सब के लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का आह्वान किया कि एक दिन ऐसा रखा जाए जो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए, वह 21 जून रखा गया है। 2015 से यह प्रारंभ हुआ है और आज 11वां विश्व योग दिवस संपन्न हो रहा है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन योग कितने प्रकार के विकारों से मुक्ति देता है, कितने प्रकार के मन में जो अशांति रहती है लोगों के, तो योग भी है, ध्यान भी है, व्यायाम भी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मतलब सभी, मतलब जितने भी धरती पे मनुष्य हैं वह सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और सबके लिए ऐसी कामना से ही ये विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और भारत हर क्षेत्र में आज नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया जिस प्रकार से जंग में जूझ रही है तो उससे बचने का रास्ता आज माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और वहां से संबोधित करते हुए भी यह कहा है ये जो तनाव है इस तनाव से मुक्ति के लिए, शांति से युक्ति के लिए योग करिए। धन्यवाद। एक पौधा माँ के नाम भी। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर कहा है, जब तक हम प्रकृति अर्थात पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, मतलब यह एक दूसरे का पूरक है कि अगर हम वन को बचाएंगे तो जीवन बचेगा, अगर हम जल को बचाएंगे तो कल, आने वाला कल भी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भी है, जल संरक्षण करने का भी है, स्वच्छता के लिए भी हमारे सबके सामूहिक रूप से कर्तव्य होते हैं कि हम स्वच्छता के लिए जैसे विश्व योग दिवस मनाते हैं वैसे स्वच्छता भी। और विश्व योग दिवस 21 जून को केवल योग करना ऐसा नहीं है, 365 दिन जो होते हैं सभी 365 दिन योग करें। समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो विश्व योग दिवस होने से पहले भी प्रतिदिन योग करता था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था, लेकिन जब से विश्व योग दिवस शुरू हुआ है तो उसमें बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सब उसका हिस्सा बन रहे हैं और सब हिस्सा बने, ऐसी अपील करता हूँ। धन्यवाद। आखिरी सवाल की, अखिलेश यादव ने कल बयान दिया स्कूलों के मर्जर को लेके कि बीजेपी सरकार स्कूल बंद कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार स्कूल बंद नहीं करती है, स्कूल खोलती है। उनके दृष्टि में दोष होगा, वो देखने की जो दृष्टि रहती है वह चश्मा जो है या तो ठीक नहीं है या तो आँख की जांच कराएं तो उनको सब ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबकी समृद्धि। इसी कामना से हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम मोहन यादव ने खगोल विज्ञान में भारत की भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के डोंगला स्थित वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला में आयोजित खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला में महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमारे वैज्ञानिक अधिक शोध के जरिए खगोलीय ज्ञान को नए सिरे से परिभाषित करेंगे और भविष्य में मानक समय की गणना ग्रीनविच के बजाय भारत से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा
कि भले ही कई देशों का भारत के बारे में अलग दृष्टिकोण हो, लेकिन उनके वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि मानक समय भारत से आना चाहिए। ये भारत के खगोल विज्ञान में गौरवशाली इतिहास और वर्तमान वैज्ञानिक क्षमताओं का परिचायक है। पूर्व उज्जैन जिले की तहसील गांव डोंगला में हमारी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार के रिसर्च फाउंडेशन जो विरासत से विकास के लिए साइंस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, ऐसे में आज कर्क संक्रांति के अवसर पर खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से ये जो डोंगला ऑब्जर्वेटरी है, इसको लेकर के विद्यार्थियों के बीच बड़ा कार्यक्रम किया गया। और आज ही के दिन डोंगला में जो सूर्य देवता की छाया शंकु यंत्र के माध्यम से शून्य पर समाप्त होकर के सूर्य देवता की गति अब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ेगी, ये आंखों से दिखाई देता है। ऐसे महत्व के केंद्र को कालगणना की नगरी के नाते से समय की गणना में पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम, ये महाकाल की नगरी, काल की नगरी मध्य प्रदेश और देश के मान सम्मान के लिए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में वैज्ञानिक इस पर और रिसर्च करें और इस रहस्य को, इस खगोलीय ज्ञान को पुनर्परिभाषित करते हुए स्टैंडर्ड टाइम का केंद्र ग्रीनविच के बजाय भारत में आना चाहिए, उस विचार की पुष्टि करेगा। मुझे संतोष है बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों ने अब अपना मन इस दृष्टि में बनाया है कि हाँ, ये हमारे एशिया से महत्व स्थान है और एशिया में भारत से इसका महत्व आता है। मुझे इस बात का संतोष है कई सारे ऐसे देश भी जो कई मामलों में हमारे विचार से या भारत के साथ दूसरा भाव रखते हैं, लेकिन उन देशों के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि काल गणना के लिए ये भारत ही वो सर्वश्रेष्ठ केंद्र है जहां से स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए। और अब अगली खबर। सौरव गांगुली बोले, जसप्रीत बुमराह का तत्काल कोई विकल्प नहीं। भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेट विशेषज्ञ सौरव गांगुली ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के फिटनेस और टीम में उनकी अहमियत पर अपनी राय दी है। गांगुली ने कहा कि बुमराह का तत्काल कोई विकल्प नहीं है, जो उनकी टीम के लिए कितनी बड़ी पूंजी है इसका प्रमाण है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि बुमराह 3 टेस्ट मैच से ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। गांगुली ने यह भी जोड़ा कि यदि बुमराह खुद फिट महसूस करते हैं तो वे चौथे और 5वें टेस्ट में भी खेल सकते हैं। गांगुली का मानना है कि बुमराह की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत कर देती है और उनकी भूमिका किसी भी हाल में भरना आसान नहीं होगा। नहीं, बुमराह का अभी इमीडिएट सब्स्टिट्यूट मिलना उतना आसान नहीं है, बट देखते हैं। बोला है कि 3 टेस्ट से ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे, बट अगर फिट रह जाते हैं चौथे 5वें में भी तो खेल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खेलेंगे। अगर बॉडी रहा, फिट रहा, कहीं ग्रीन विकेट दिख गया, जो दिखेगा इस सीरीज़ में आगे, ऐसे पार्टे विकेट्स आपको कम मिलेंगे। ग्रीन विकेट मिलेगा तो ज़रूर बुमराह खेलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हेडिंगली 2002। और अब अगली खबर। अनुराग ठाकुर ने ऑपरेशन सिंधु की सफलता पर जताई खुशी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ऑपरेशन सिंधु की सफलता पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय संकट में हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा उसे बचाने के लिए तत्पर रहती है, चाहे ये यूक्रेन हो, सीरिया हो, नेपाल या तुर्की के भूकंप के बाद राहत कार्य हो। भारत हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है। उन्होंने बताया कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने वाला ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की विश्व में योग को लोकप्रिय बनाने की भूमिका की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि विश्व के 10 लाख से अधिक स्थानों पर करोड़ों लोग योग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने देखा है कि कोई भी भारतीय अगर संकट में होगा, किसी विदेशी धरती पर भी होगा, तो संकट से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदा है। चाहे यूक्रेन से वापस लाने की बात हो, लीबिया सीरिया से वापस लाने की बात हो, या फिर अर्थक्वेक नेपाल में हो या टर्की में हो, वहां पे मदद पहुंचाने की बात हो, जहां दुनिया भर के लिए भारत मददगार के रूप में आगे आया है, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया भर की मदद की, वहीं से भारतीयों की जो संकट में दुनिया में फंसे होते थे उनको वापस लाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन समय समय पर चलाए। और ऑपरेशन सिंधु आज ईरान से भारत के छात्र छात्राओं को वापस लाने में बहुत सफल हो रहा है। कि मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि दुनिया भर को योग के रास्ते पे ले जाने की एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। आज दुनिया भर के लाखों स्थानों पे, कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा स्थानों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। रोग के माध्यम से निरोग रखने के लिए
एक बहुत बड़ी भूमिका है। और जो जोड़ने की बात कही, इससे दुनिया भी जुड़ रही है और कहीं ना कहीं अध्यात्म और योग से जोड़ने की एक नई शुरुआत भारत ने की है, एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि 10% खाना बनाने के तेल की खपत को कम करना है। इससे आपको स्वस्थ रहने में, फिट रहने में भी बल मिलेगा और आपके तेल की खपत भी कम होगी। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा निर्णय है। देशवासियों को बड़ी गंभीरता से लेकर इसको अपनाना चाहिए और इससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। पंजाब में जेल विभाग के लिए 500 नई भर्तियां। पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कई अहम फैसलों की दी जानकारी। उन्होंने कहा कि जेल विभाग में 500 लोगों की भर्ती की जाएगी ताकि विभाग की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि औद्योगिकी भूखंडों का सत्यापन पूरा हो चुका है और अब विखंडन की नई नीति लागू हो गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने औद्योगिक भूखंड का विखंडन न कर सकता है। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अपनी 3 साल या उससे अधिक समय के लिए जारी किए जाएंगे। हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब श्रम बोर्ड में सुधारों का भी जिक्र किया। ईजीएस के तहत कर्मचारी का योगदान अब 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है, जबकि नियोक्ता का हिस्सा 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। ये सारा धन श्रमिकों की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। देखिए, आज एक कैबिनेट की अहम मीटिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में हुई, जिसमें सबसे पहले जो हमारा जेल डिपार्टमेंट में है उसमें 500 नई असामियों की रचना की गई है। 500 नई हम रिक्रूटमेंट करेंगे, 500 लोगों को भर्ती करेंगे ताकि जो जेल में दिक्कतें आती हैं, जेल डिपार्टमेंट को दिक्कतें आती हैं, उनको दूर किया जाए। सो उसको रिक्रूट करने की हमने परमिशन जो है आज की कैबिनेट में दी है। और इसके अलावा जो उद्योगों के हमारी इंडस्ट्री के प्लॉट थे उनकी हमने वाइफर्केशन की है, उनको हम फ्रेगमेंटेशन की पॉलिसी लेके आए। कोई भी आदमी अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट को, अपने औद्योगिक प्लॉट को अब बांट सकता है, यानी कि 1000 गज से ऊपर वाला प्लॉट होना चाहिए, उसके 2 हिस्से कर सकता है, 3 हिस्से कर सकता है, वो अपने हिस्से कर सकता है। ये बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब की इंडस्ट्री को है, पंजाब के लोगों की मांग थी, पंजाब की इंडस्ट्री की मांग थी, तो उसको आज जो है मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता था, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इंडस्ट्री के लिए होता था, पहले वो 1 साल के लिए जारी किया जाता था, अब वो 3 साल के लिए जारी किया जाएगा। 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की अवधि का भी वो उसमें प्रावधान किया गया है कि वो ताकि बार बार लोगों को 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना पड़े, तो 3 साल के ऊपर का उसको हमने किया है। इसी के साथ जो है पंजाब लेबर बोर्ड में उसमें हमने बड़े सुधार किए हैं। जो पहले एम्प्लॉय का शेयर था ईजीएस में, उसमें 5 रुपये था, उसको बढ़ा के 10 रुपये करा गया है। जो एम्प्लॉयर का शेयर था उसको बढ़ा के 20 रुपये से 40 रुपये किया गया। वो सभी जो पैसे इकट्ठे होंगे पंजाब लेबर वेलफेयर फंड के, वो सभी जो है लेबर के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये बड़े आज मैं समझता हूँ सुधार जो है आज की कैबिनेट में हुए। सेंटर सरकार जो चाहती थी कि पंजाब और हरियाणा की तरफ मुड़ जाए, तो वो करेगा हम नहीं देंगे, हमें आज तक तो पंजाब में कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब को वो एक्ट पढ़ लेने चाहिए, राइपेरियन एक्ट पढ़ लेना चाहिए। पंजाब का कितना हिस्सा बनता है वो बिल्कुल पंजाब को मिलेगा। और दूसरा मेरा मानना है कि ये सेंटर का इशू है, ये मांग जो है सेंटर के सामने रखनी चाहिए। पर लेकिन हम जो हमारा शेयर बनता है सिंध की नदी में, जो जितने भी वहाँ दरिया जाते हैं वो हम बिल्कुल लेके रहेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे जितना हमारा हिस्सा बनता है। क्योंकि पहले पानी पाकिस्तान को जाता था, तो अब जो पाकिस्तान से जाने से रोकने को, वो पानी तो हमारे देश में आ रहा है। अब भारत देश का पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा है, हरियाणा हिस्सा है, दिल्ली हिस्सा है, और पंजाब के किसानों की बहुत दिक्कत है। तो हम तो अपने जो हमारा दुश्मन देश है उस देश से पानी जाने के लिए रोकना चाहते हैं। तो हम पानी की जो डिवाइडेशन है, उसकी बंड है, वो हमारे पंजाब और अन्य राज्यों में होगी। बिल्कुल सेंटर को इंटरफेरेंस करके तुरंत इस पे नई लेजिस्लेशन लेके आनी चाहिए और नई पानी की बंद करनी चाहिए। एक सर, आज पूरा देश में योगा डे मनाया गया है, सर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से
सकते हैं? बिल्कुल, योग करना हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सिखाया है कि योग करके आप तंदुरुस्त रह सकते हो। तो सभी लोगों ने आज सोसाइटी को मैसेज दिया है, लोगों को मैसेज दिया है कि योग करना चाहिए। मैं सभी जितने भी लोगों ने योग किया है उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं समझता हूँ सब लोगों को योग का अपनाना चाहिए। योग जब आप योग करोगे तो मैं समझता हूँ आप तंदुरुस्त रहोगे। अब थोड़ा समय बाकी बचा है, 23 को रिजल्ट आना है। जब लगभग 12 बजे रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा होगा और एक बड़ी जीत दर्ज करेगा। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह का बड़ा खुलासा, 6 किलोग्राम हेरोइन, हथियार और गोला बारूद बरामद, आईएसआई कनेक्शन की जांच जारी। अमृतसर के ग्रामीण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों लवप्रीत और बलविंदर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 किलोग्राम हेरोइन, हथियार बरामद किया गया। बलविंदर के खिलाफ पहले से भी एफआईआर दर्ज है। आज जो अमृतसर रूरल पुलिस ने काफी अच्छी कारगुजारी करी है, मानयोग सीएम सर श्री भगवंत सिंह मान, मानयोग डीजीपी श्री गौरव यादव जी और मानयोग डीआईजी सरदार सतिंदर सिंह जी के दिशा निर्देश के चलते हमने अलग अलग जगहों पे 2 अलग जगहों पे नाकाबंदी करी थी। हमारी स्पेशल सेल ने एक जगह हमने 2 बंदों को राउंड अप करके, जिनका नाम है लवप्रीत उर्फ लव और बलविंदर उर्फ बॉबी, इन दोनों के पास से हमने 6 kg 150 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर करी है, जिसके साथ एक सोफिस्टिकेटेड PX5 पिस्टल 30 बोर और 4 जो लाइव राउंड्स हैं इसके वो भी रिकवर किए हैं, अलॉन्ग विद 10,000 ड्रग मनी और इनका जो मोटरसाइकिल था। इसके आपका मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। बलविंदर उर्फ बॉबी है, इसके ऊपर पहले भी एक NDPS एक्ट के तहत एक FIR दर्ज है। दूसरी जगह डिफेंस ट्रेन अटारी पे हमने नाकाबंदी करके 2 व्यक्तियों को, गुरप्रीत उर्फ गोपी और विशाल उर्फ टूपा, इनको हमने राउंड अप करके इनके पास से एक PX5 पिस्टल और एक 30 बोर पिस्टल जो हमने रिकवर करी है और अलॉन्ग विद 85 ग्राम हेरोइन। ये चारों व्यक्तियों को हमने काबू करके जो पंजाब सरकार की युद्ध नशा विरुद्ध जो मुहिम जो चल रही है, एक कैंपेन जो चल रहा है पिछले 1 मार्च से, उसके तहत हम लगातार कार्रवाई करते हुए ये सारी जो हमारी अमृतसर रूरल पुलिस की रिकवरी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से अभी ये पता चला है कि ये सारी जो चीजें हैं ये ड्रोन के थ्रू इन्होंने ड्रॉपिंग करवाई है, और ये जो हेरोइन भी है ये भी इनके पार एक स्मगलर हैं, उनके टच में थे ये, जिनके पास से इन्होंने हेरोइन मंगाई है। और हम आगे भी इनके जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस है वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी वो हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम उसका पता करके, बेसिकली इनके पेट नेम्स जो होते हैं वो रखे होते हैं, लेकिन जो असली जो ISI ऑपरेटिव जो इनके पीछे है, जो ISI जैसे कि पंजाब में पूरा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो हम जरूर उसकी तय तक जाएंगे और जो भी है हम आपके सामने और भी खुलासे करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश जो चल रही है जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स की, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं नोटोरियस एलिमेंट्स जो घरों पे फायरिंग करते हैं, तो उनके पास ये गन रनिंग रैकेट से पहुंच जाती हैं पिस्टल्स, तो उनका भी हम पर्दाफाश जरूर करेंगे। जी हम अभी वो सारे लिंक्स जो हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। दुकानदार सैफ बोले, राहुल गांधी ने कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला तो इंडस्ट्री को मिलेगी नई संभावनाएं। एक दुकानदार सैफ ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में हुए संवाद के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की। सैफ के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि लोग मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के बीच का अंतर नहीं समझते। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार इस क्षेत्र को समर्थन दे तो व्यापारियों और उद्योग से जुड़े लोगों को बेहद अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और मैं नेहरूप्लेस मार्केट में 8 से 10 साल हो गए मुझे यहाँ वर्क करते करते। कुछ वक्त पहले राहुल जी आए थे, आज उनका एक वीडियो भी आया है जिससे आप हाँ जी बातचीत भी की है। उनकी जो बातचीत थी, आपको उनकी बातों में क्या विजन लगा और आप लोगों ने उनसे क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं और खासतौर पर इस इंडस्ट्री के लिए?
इंडस्ट्री के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम है मेड इन और असेंबल इन में, तो वो ये कहना चाहते हैं अगर जैसे हम आपको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये क्या इसमें रोजगार जो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा, तो वो उनका कंसर्न था। अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर ले गए हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, तो उनका वो पर्सपेक्टिव था कहने का। बाकी जो पार्टिंग रोलिंग होती है वही सपोर्ट करती है। आपको जब आपने उनसे बातचीत किया आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि एक विजन है इस नेता के अंदर और ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं? नहीं, हमने जैसे बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया वगैरह देखा, जब हमने उन्हें आमने सामने देखा तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस थी। बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज था, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो विजन है, जो विजन वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर लगता है कि अगर सपोर्ट होगा तो इंडिया के लिए फायदेमंद चीज है। आपने कोई उनसे कोई रिक्वेस्ट की है अपनी इंडस्ट्री को लेकर या? नहीं, रिक्वेस्ट तो जैसा कुछ नहीं। उन्होंने हमसे पूछा चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया असेंबलिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, तो हमने उन्हें वो चीज बताई। उन्होंने बोला कि वो भी चीजों को समझे कि हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मतलब जो हमारी फील्ड में है जो। तो उन्होंने वही चीज पूछी कि बेसिकली हम डिपेंड ऑन चाइना है, तो वो चीज उन्हें हमने बताई, तो वो वही कहना चाह रहे थे कि अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बेटर होगा आपके लिए। मैंने बिल्कुल सर बेटर होगा। भविष्य में आप चाहेंगे कि उनके साथ दोबारा आपकी मुलाकात? बिल्कुल चाहेंगे, और उस बेस पे चाहेंगे कि जो उन्होंने हमें विजन दिखाया, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा भी था अगर मैं आपको एक फ्री हैंड दूं तो आप क्या करोगे। तो ऐसा कोई इतना बड़ा आदमी अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मैं आपको ये दूं तो आप क्या करोगे, तो आप सोच भी नहीं पाओगे उस टाइम पे, इंस्टेंट आप क्या वर्क कर पाएगा माइंड आपका। तो अगर मैं चाहूंगा अगर अगली बार हमारी मुलाकात हो तो वो उस विजन जो उन्होंने दिखाया था उस बेस पे हो कि हाँ अब मैं आपको देता हूँ फ्री हैंड और आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। और अब अगली खबर, पंजाब कैबिनेट बैठक में मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान। पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। जेल विभाग में भर्ती, जेल प्रशासन की समस्याओं को दूर करने के लिए 500 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी। औद्योगिक भूखंड नीतियों में सुधार, मंडल स्तर पर विभाजन यानी कि फ्रैगमेंटेशन नीति पारित की गई, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने औद्योगिक भूखंड को विभाजित कर सकता है। देखिए, आज एक कैबिनेट की अहम मीटिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में हुई, जिसमें सबसे पहले जो हमारा जेल डिपार्टमेंट में है उसमें 500 नई असामियों की रचना की गई है। 500 नई हम रिक्रूटमेंट करेंगे, 500 लोगों को भर्ती करेंगे ताकि जो जेल में दिक्कतें आती हैं, जेल डिपार्टमेंट को दिक्कतें आती हैं, उनको दूर किया जाए। सो उसको रिक्रूट करने की हमने परमिशन जो है आज की कैबिनेट में दी है। और इसके अलावा जो उद्योगों के हमारी इंडस्ट्री के प्लॉट थे उनकी हमने वाइफर्केशन की है, उनको हम फ्रेगमेंटेशन की पॉलिसी लेके आए। कोई भी आदमी अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट को, अपने औद्योगिक प्लॉट को अब बांट सकता है, यानी कि 1000 गज से ऊपर वाला प्लॉट होना चाहिए, उसके 2 हिस्से कर सकता है, 3 हिस्से कर सकता है, वो अपने हिस्से कर सकता है। ये बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब की इंडस्ट्री को है, पंजाब के लोगों की मांग थी, पंजाब की इंडस्ट्री की मांग थी, तो उसको आज जो है मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता था, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इंडस्ट्री के लिए होता था, पहले वो 1 साल के लिए जारी किया जाता था, अब वो 3 साल के लिए जारी किया जाएगा। 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की अवधि का भी वो उसमें प्रावधान किया गया है कि वो ताकि बार बार लोगों को 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना पड़े, तो 3 साल के ऊपर का उसको हमने किया है। इसी के साथ जो है पंजाब लेबर बोर्ड में उसमें हमने बड़े सुधार किए हैं। जो पहले एम्प्लाई का शेयर था EDS में, उसमें 5 रुपये था, उसको बढ़ा के 10 रुपये करा गया है। जो एम्प्लॉयर का शेयर था उसको बढ़ा के 20 रुपये से 40 रुपये किया गया। वो सभी जो पैसे इकट्ठे होंगे पंजाब लेबर वेलफेयर फंड के, वो सभी जो है लेबर के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये बड़े आज मैं समझता हूँ सुधार जो है आज की कैबिनेट में हुए। पानी जो है सेंट्रल सरकार जो चाहती थी कि पंजाब और हरियाणा की तरफ मुड़ जाए, तो वो करेगा हम नहीं देंगे, हमें आज तक तो पंजाब में कुछ नहीं आया। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब को एक्ट पढ़ लेने चाहिए, राइपेरियन एक्ट पढ़ लेना चाहिए। पंजाब का कितना हिस्सा बनता है वो बिल्कुल पंजाब को मिलेगा। और दूसरा मेरा मानना है कि ये सेंटर का इशू है, ये मांग जो है सेंटर के सामने रखनी चाहिए। पर लेकिन हम जो हमारा शेयर बनता है
सिंध की नदी में जो जितने भी वहाँ दरिया जाते हैं वो हम बिल्कुल लेके रहेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे जितना हमारा हिस्सा बनता है। क्योंकि पहले वो पानी सारा, पहले पानी पाकिस्तान को जाता था, तो अब जो पाकिस्तान से जाने से रोकने को, वो पानी तो हमारे देश में आ रहा है। अब भारत देश का पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा है, हरियाणा हिस्सा है, दिल्ली हिस्सा है, और पंजाब के किसानों की बहुत दिक्कत है। तो हम तो अपने जो हमारा दुश्मन देश है उस देश से पानी जाने के लिए रोकना चाहते हैं। तो हम पानी की जो डिवाइडेशन है, उसकी बंड है, वो हमारे पंजाब और अन्य राज्यों में होगी। बिल्कुल सेंटर को इंटरफेरेंस करके तुरंत इस पे नई लेजिस्लेशन लेके आनी चाहिए और नई पानी की बंद करनी चाहिए। एक सर आज पूरा देश में योगा डे मनाया गया है, सर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, योग करना हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सिखाया है कि योग करके आप तंदुरुस्त रह सकते हो। तो सभी लोगों ने आज सोसाइटी को मैसेज दिया है, लोगों को मैसेज दिया है कि योग करना चाहिए। मैं सभी जितने भी लोगों ने योग किया है उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं समझता हूँ सब लोगों को योग का अपनाना चाहिए। योग जब आप योग करोगे तो मैं समझता हूँ आप तंदुरुस्त रहोगे। अब थोड़ा समय बाकी बचा है, 23 को रिजल्ट आना है। जब लगभग 12 बजे रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा होगा और एक बड़ी जीत दर्ज करेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोटा बैराज पर बाढ़ नियंत्रण को लेकर 24 घंटे का कंट्रोल रूम सक्रिय, जेईएन गरिमा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कोटा बैराज पर बाढ़ नियंत्रण के लिए 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। जूनियर इंजीनियरिंग गरिमा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये फ्लड सेल 15 जून 2025 से सक्रिय है। उन्होंने बताया कि हमारे जल संसाधन विभाग के फ्लड सेल द्वारा 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। इसे 3 शिफ्ट में संचालित किया जा रहा है। सरकारी और निजी दोनों स्टाफ को गेट खोलने, बंद करने पर जल स्तर बनाए रखने जैसे कार्यों के लिए तैनात किया गया। जल संसाधन विभाग की तरफ से और हमारे फ्लड सेल मतलब विभाग की तरफ से यहाँ पर 24 आवर्स कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, फ्लड सेल स्थापित किया गया है, जो कि 15 जून 2025 से कार्यरत है। इसमें कंट्रोल रूम में हमारी 3 शिफ्ट चलाई गई हैं। तीनों शिफ्ट के अंदर जो भी सरकारी प्लस हमारे जो भी हैं प्राइवेट कर्मचारियों को लगाया गया है, गेट खोलने के लिए, गेट बंद करने के लिए या गेट का लेवल मेंटेन करने के लिए। दूसरा काम हमारा यहाँ पर है कि हमें जो भी गेज प्लेट है, हमें कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस मिले गए हैं कि हमें इस हिसाब से अपना लेवल मेंटेन करना है। लेवल उसको मेंटेन करते हुए हमें बैराज के गेट को मेंटेन करना है। उस हिसाब से गेट को कम या ज़्यादा किया जा रहा है। और अभी प्रेजेंट में 2 गेट खुले हुए हैं। दोनों गेट हमारे 3-3 फीट खुले हुए हैं। टोटल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है 7,466। जी, आगे जिस हिसाब से जैसे भी वर्षा होती है, जितना भी हमारी आवक आती है पानी की इसके अंदर, या जो भी हमें उच्च अधिकारियों से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हम उस हिसाब से लेवल को मेंटेन करते हुए गेट खोलते जाते हैं, गेट को कम ज्यादा करते जाते हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ हुए व्यवहार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह न केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। भाजपा नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।